हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ओल्ड स्ट्रीट में। यहाँ मैं आपको सुनाती हूँ कहानियाँ और आज आप सुन रहे हैं कहानी धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसकी कुछ पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आपको वो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। और बिना देर किए सुनाती हूँ आगे का पार्ट। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल पे जाके कहानी को चेक करें और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी कहानियाँ। ओके, अब मैं बिना देर के कहानी को शुरू करती हूँ। अच्छा, कब से? तूने पहले कभी बताया नहीं, अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहाँ वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़ जाए, तो सोचा तुम्हें बता दें। अच्छा, हुआ क्या आखिर? चंदन ने पूछा। बात ये हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे ना, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बात करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं मैं तो तुम्हें देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिंती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदा ने पूछा। अरे अभी कल आए, एक हाथ में उनकी मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिंती। अभी आते होंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ रखा था, वह पता नहीं अब कब आएंगी। अच्छा लाओ, वो संग्रह हमें दे दो, चंदा ने कहा, और बिस्रिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। लेकिन डॉक्टर, या पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदन ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी तो हो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बगावत पाले, बिंती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिस्रिया साहब पढ़ा रहे थे। बिस्रिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिंती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते हुए बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए वो फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है क्या? हाँ देखा है, ज़रा आप इन्हें पढ़ लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिस्रिया के दिल की धड़कनें डूबने लग गई। वह कांपती हुई आवाज़ में बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक अपेक्षा की हंसी हंसकर चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लेने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा कि यदि वह आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिंती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिंती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिंती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद सा बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब संभवतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिंती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदन के हाथ में बिंती को छोड़कर वो निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे कि बिंती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिंती बोली, हमसे बड़े नाराज़ हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिस्रिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिंती। बिंती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत ही गंभीर स्वरों में, बिस्रिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिंती
नाम का मायने क्या है? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक करके खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, ख़ास तौर से जब मैं बिनती प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैं यह संग्रह तो बहुत पहले ही तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उससे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने लाकर उन्हें दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बिसरिया बहुत चालाक बन रहे हो तुम, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। अच्छा, तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना भाई बिसरिया, मैंने व्यर्थ में तुम पे शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूला नहीं समाया। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पे विश्वास था, आज उड़ गया। क्यों? आखिर क्यों? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होगी यह जानकर कि तुमने यह कविताएं बिनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा पे लिखी है। यह मत समझना कि मुझे इससे ज़रा भी बुरा लगता है। ये तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में भी तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डरते हैं कि हम में इतना नैतिक साहस नहीं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालात में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तियों के नाम की घोषणा करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी, लेकिन खैर मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह का पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उसने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ तो कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं, और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छुपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बियेत्री, कीट्स की फैनी और सुर की राधा से बढ़कर माधुर्य मुझे अगर किसी से मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया हूँ मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम बिनती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपे खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया ना, मतलब डॉक्टर साहब को, तो वह ना जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उनकी प्रेरणा का महत्व नहीं पता। उस हालत में अगर तुम्हारी बेइज्जती हुई तो हम कुछ ना बोल पाएंगे, न बिनती। डॉक्टर पुलिस को सौंप देंगे। यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम लिखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन यह समझ लो डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। थोड़ी देर तक सर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए और आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर ज़रा सोच समझ कर। मैं तो इसी पक्ष में हूँ। चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर इसका नाम गरेड़िया रखो? क्या? बिसरिया ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से ना रहा गया और वो खिलखिला कर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया छड़ पर आंखें फाड़े दोनों की तरफ देखता रहा।
उसके बाद वह जो ही मजाक समझा उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मेरा मजाक बना रहे थे, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदन ने पुकारा। वह हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिंती से कहा। तुम मुंह फेर कर पढ़ा लीजिएगा, चंदर बोला। बिंती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकता हुआ चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदन ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। और इसी के साथ मैं गुनाहों के देवता का ये पार्ट यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप जुड़े रहे यहीं द ओल्ड स्ट्रीट में, क्योंकि इसके बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ इसका दूसरा पार्ट। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप कहानी को सुनिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही जल्द मिलेंगे द ओल्ड स्ट्रीट के अगले पार्ट में, और आपको सुनाऊंगी गुनाहों के देवता का पार्ट 25।